विक्रमशिला IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। 17 दिसंबर 2023 को आपको आपका RO का पेपर है। ठीक है, आज का दिन है। हमारे पास क्या नहीं है? अब समय नहीं है। हमारे पास क्या है? उम्मीदें हैं, हौसला है। क्या है? उम्मीदें और हौसला है, और लास्ट तक लड़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर। कल तो दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी ये सब पूरा कर दिया था। थोड़ा सा प्रशासन पे आ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में कुछ खास पॉइंट बता देता हूं मैं कि क्या क्या पढ़ना है आपने ना। एक तो आपने पढ़ना है, केंद्रीय सरकार के 4 विभाग पढ़ने हैं आपने। क्या पढ़ने हैं? दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। क्या पढ़ने हैं? 4 विभाग पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपने दीवाने विजारत, वजीर से संबंधित जो विभाग है उसको क्या बोलते हैं? दीवाने विजारत बोलते हैं। दूसरा विभाग पढ़ना दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा दीवाने विजारत। तो ये क्या है? राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। क्या है? राजस्व विभाग है। और इसका जो हेड होता है वो कौन है? वजीर। क्या होता है? वजीर होता है। ठीक है, चलिए। दूसरा जो आता है वो दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है वो क्या है? सैन्य विभाग है। क्या है? सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है। फिर तीसरा विभाग है दीवाने इंशा। दीवाने इंशा जो है वो शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय है। राजकीय जो पत्र व्यवहार होता है वो कौन सा विभाग करता है? दीवाने इंशा। ठीक है, और चौथा विभाग जो है वो कौन सा? दीवाने रसालत। ये इसका जो हेड होता है वो विदेश मंत्री होता है। एक तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री है ये। क्या है? और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? विदेश मंत्री। ठीक है, बताने को तो बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे दीवाने विजारत मैंने बोला तो उसके अधीन बहुत सारे विभाग आते हैं। जैसे दीवाने इशराफ आता है, लेखा परीक्षण विभाग बोलते हैं जिसको। ठीक है, दीवाने इमारत आता है, लोक निर्माण विभाग आता है। दीवाने अमीर कोही आता है जिसको कृषि विभाग बोलते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर एक काजी उल कुजात होता है। काजी उल कुजात जो है वो न्याय विभाग और धर्म संबंधी अधिकारी। ठीक है, तो यानी न्याय विभाग का प्रधान होता है। काजी उल कुजात कौन होता है? न्याय विभाग का प्रधान होता है। सदरुस सुदूर जो होता है धर्म विभाग का प्रधान होता है। ये दोनों ही पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं। काजी उल कुजात और सदरुस सुदूर दोनों ही कार्य अधिकतर क्या सल्तनत काल में एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। इतना समझ में आ गया? काजी उल कुजात और काजी उल कुजात का काम क्या था? न्याय। और सदरुस सुदूर का काम क्या था? धर्म। सुना होगा आपने, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी। हाँ, तो काजी उल कुजात। ठीक है, चलिए। बाकी ज़्यादा नहीं जाते हैं, ज़्यादा बताने में क्या होता है, दिक्कत हो सकती है। एक मुहत्सिब पूछता है कि मुहत्सिब कौन थे? तो जो आचार व्यवहार का रिकॉर्ड रखने वाले जो अधिकारी होते थे वो कौन होते थे? मुहत्सिब। क्या कहलाते थे? मुहत्सिब। ठीक है, एक आता है आपका सिकदार या शिक जिसे बोलते हैं। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। सिकदार है, सिकदारा भी पढ़ेंगे आप आगे। फिलहाल पढ़िए सिक या सिकदार। इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। ठीक है, एक और आता है अमीरान सदा। 100 गांव के ऊपर जो हेड होता है वो कौन होता है? अमीरान सदा, 100 गांव का हेड। और इसके पास 2 पावर्स होती हैं। ये कर भी वसूल करता है और साथ में छोटी सी सेना भी रखता है। ठीक है, और जब बहुत सारे अमीरान सदा मिल जाते हैं, जिन्हें सादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 100 गांव के ऊपर जो हेड है उसको क्या बोला जाता है? सादी भी बोला जाता है। तो आपने बहमनी साम्राज्य में पढ़ा होगा आपने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। दरअसल क्या हुआ था कि बहुत सारे अमीरान सदा क्या हो गए थे? इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो बहमनी साम्राज्य उसकी स्थापना के पीछे किनका विद्रोह का हाथ है मेन? तो आपने बोलना अमीरान सदा या सादी। सादियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, अच्छा जी। बाकी
कुछ खास नहीं। एक उपाधि होती है खान, ये सांकेतिक उपाधि होती थी, ये पद किसी को दिया नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि अगर खान पद दे दिया किसी को तो उसके अंडर में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी सेना हो जाएगी और वो राजा के साथ सीधे क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है, ठीक है। तो खान जो थी एक सम्मान सूचक उपाधि थी और सबसे बड़ा जो पद होता था सैनिक संगठन में वो क्या था, खान था। और कहने को तो खान है, खाना भी बोलते थे ये लोग, उपाधि देते थे कि खानों का भी खान है, लेकिन देते मतलब पावर्स नहीं देते थे उतनी। इतने राजा भी समझदार थे कि ज़्यादा पावर्स देने से क्या होता है, विद्रोह हो सकता है ना। बाकी एक सुल्तान की व्यक्तिगत सेना होती थी, उसको शमसी घुड़सवार बोलते थे। क्या बोलते थे, शमसी घुड़सवार, ठीक है। अच्छा जी, सल्तनत काल में आपने सुना होगा कि दशमलव, जो इनकी सेना का वर्गीकरण था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। किस पर था, डेसिमल बोलते हैं दशमलव को। ये कहाँ से आया, दरअसल आपने पढ़ा था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 2000 मंगोलों को बसाया उसने। कहाँ पर, मंगोलपुरी दिल्ली में। अब जब मंगोलों को बसाया तो मंगोल सेना में भर्ती हुए और मंगोलों ने अपना पैटर्न बताया इनको, क्या कि भाई 10-10 सिपाही हैं, उनके ऊपर एक हेड होगा, फिर 10-10 करके 100 होंगे, उनके ऊपर एक हेड होगा, 100-100 करके 1000 होंगे, उनके ऊपर एक हेड होगा। तो दशमलव प्रणाली पर आधारित हो गई सल्तनत कालीन सेना भी जो है, उन्होंने भी अपना संगठन जो है वो किस रूप में किया, मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित हो गई उनका सेना का संगठन। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो कुछ पढ़ते हैं, जैसे हम अमीरान दह पढ़ते हैं तो 10 सैनिकों के ऊपर एक हेड होता है। अमीरान सदा अगर होता है तो 100 सैनिकों के ऊपर एक हेड होता है। अमीरान हजारा होता है तो 1000 के ऊपर एक होता है। अमीरान तुमन होता है तो 10,000 सैनिकों के ऊपर एक क्या है, हेड होता है ना। तो इस तरह से संगठन हुआ किसका, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो सम्मान सूचक उपाधि होती थी वो खान होती थी। अगर खान कोई है तो उसके अंडर में 1 लाख घुड़सवार हो जाएंगे, उसके नीचे 10 मलिक हो जाएंगे। तो 1 लाख अगर किसी के पास घुड़सवार हो गए तो फिर वो तो विद्रोह करेगा ना। इसलिए खान खाली एक सम्मान सूचक उपाधि थी, जल्दी से पद किसी को दिया नहीं जाता था, ठीक है। चलो जी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ हुआ, ताकि ये पता चल सके कि कौन से राज्य के घोड़े हैं, है ना। दाग और चेहरा, दाग और चेहरा। चेहरा मतलब हुलिया लिखा जाता था सिपाही का कि भाई कैसा कैसा दिखने में कैसा है, कितने निशान हैं, है ना। चेहरे पर तलवार के निशान हैं, माथे पर चोट के निशान है, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे आजकल आप फॉर्म भरते हो, पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हो, बस वैसे ही चेहरा एक तरह से लिखा जाता था, ठीक है। चलो जी, उसके बाद कुछ खास पॉइंट। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत होते हैं, एक होता है कुरान, एक होता है हदीस, एक होता है इज्मा, एक होता है कयास। कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। कुरान जो है वो मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है, आपको पता ही है ना। शरीयत जो चलती है वो किस पर चलती है, कुरान। फिर एक हदीस होता है, तो हदीस में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हदीस क्या है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो प्रवचन हैं या पैगंबर मोहम्मद साहब के जो कार्यों का उल्लेख है या कथनों का उल्लेख है, वो क्या कहलाता है, हदीस कहलाता है। क्या कहलाता है, हदीस कहलाता है, ठीक है। इज्मा जो होता है वो जो मुजतहिद होते हैं उनके द्वारा व्याख्यायित कानून। मुजतहिद मतलब व्याख्याकार समझ लीजिए एक तरह से। जैसे कोई कानून इस्लामिक कानून है तो उसकी व्याख्या करने वाले जो लोग हैं, तो मुजतहिद जो हो गए, तो मुजतहिदों द्वारा व्याख्यायित कानून क्या कहलाता है, आंसर इज्मा। क्या कहलाता है, इज्मा कहलाता है, ठीक है। और इसे अल्लाह की इच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है, ऐसे एक कयास होता है। कयास जो होता है वो तर्क और विश्लेषण के आधार पर होता है। तर्क और विश्लेषण के आधार पर जो कानून की व्याख्या की जाती है उसको क्या बोलते हैं, कयास बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। फिकह क्या है, फिकह होते हैं इस्लामिक धर्मशास्त्र। फिकह किन्हें कहा जाता है, इस्लामी धर्मशास्त्रों को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है जी, अब खराज, खुम्स, जकात, जजिया ये सब बता चुका हूं मैं पहले ही। एक उसर और पढ़ लीजिए। उसर का मतलब होता है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उसर, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ये 5 से 10% होता था। कितना होता था, 5 से 10% होता था, ठीक है। खालसा जो होती थी वो राजकीय भूमि को कहते थे। किसको बोलते थे, राजकीय भूमि या राज्य के नियंत्रण के अधीन जो भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे, खालसा। एक तो सिखों में पढ़ेंगे हम, सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना, वो अलग है। ये खालसा अलग है, खालिसा भी बोलते हैं, खालसा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद
इंपॉर्टेंट अगर मैं पॉइंट बोलूं तो एक बार बार क्वेश्चन बोलता है कि दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। मुस्तखराज, खराज मतलब लैंड टैक्स। मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? आंसर अलाउद्दीन, ADK बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग, हैं अलाउद्दीन खिलजी, ADK अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया था आपको गयासुद्दीन तुगलक पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने नहरें बनवाई। ज्यादा नहीं बनवाई पर नहर खुदवाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया, तब आपने बोलना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक पॉइंट आता है, तकावी क्या था? तकावी ऋण था। तकावी क्या था? ऋण, है ना। और अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं कुछ खास पॉइंट तो बहुत सारे हैं मैंने कहा, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में क्या करना पड़ता है? छांट के बताना पड़ता है। खानकाह किन्हें कहा जाता था? सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते थे। क्या बोलते थे? सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते थे। और जो सूफियों के जो शिष्य होते थे उन्हें मुरीद कहते थे। बोलते ना, मैं मुरीद हो गया आपका, बोलते हैं मुरीद क्या हो गया? शिष्य हो गया। क्या हो गया? मुरीद मतलब शिष्य। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि 1000 सितून का महल का निर्माण किसने कराया था? 1000 खंभों वाला महल का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक क्वेश्चन और आता है, इल्तुतमिश ने एक दरवाजा बनाया था, कौन सा? बनाया था कुछ? क्या बनाया था? नहीं भाई, कुतुब मीनार नहीं, एक दरवाजा बनाया था, दरवाजे का नाम बोल रहा हूं मैं। जैसे अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था ना, वो किसकी नकल थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई आगे चलकर अकबर एक बुलंद दरवाजा बनाएगा, तो बुलंद दरवाजा जो है वो नकल है। अतारिकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने जो बनाया था वो अतारिकिन का दरवाजा बनाया था। कहां पर बनवाया था बताओ? नागौर में बनाया था। इल्तुतमिश ने नागौर में अतारिकिन का दरवाजा बनाया था। बिल्कुल उसी पैटर्न को किसने लिया? अकबर ने लिया। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या किया? बुलंद दरवाजा बनाया। ठीक है। वैसे डिबेट का विषय है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया या क्या बनाया, क्योंकि उसने एक फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया। फतेहपुर सीकरी भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बसाया उसने। ठीक है। अच्छा जी, तो मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़े अभी। ये बयाना जो था राजस्थान में पड़ता है, बयाना, ये 2 क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है? बयाना राजस्थान से मिला है। और एक नील के लिए प्रसिद्ध था। इंडिगो समझते हैं? नील, इंडिगो के लिए प्रसिद्ध था कौन? बयाना। ठीक है। लाहौर और बयाना। लाहौर तो पता है ना आपको, रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर है लाहौर। ठीक है। लाहौर से 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लाहौर से क्या होते हैं? एक तो पूछता है कि लाहौर में किस मुगल बादशाह का मकबरा है? किसका है बताओ? देखो, क्वेश्चनिंग करने से क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ है उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है ना। लाहौर में किस मुगल बादशाह का मकबरा है? हाँ जी, अरे भाई, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया गया था, यहाँ पर राम बाग, आराम बाग आगरा में। उसके बाद उसको उसकी बताई हुई जगह कहाँ? काबुल में दफनाया गया था। बाबर का काबुल में है, आपका हुमायूं का दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरे की नकल है ताजमहल। मैंने बताया भी था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। कहाँ पर है? मुगल का ले आया मैं, मतलब एक चीज से बता रहा हूं मैं। ठीक है। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में है। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में है। और अब जैसे कल पेपर होने वाला है तो शाहजहां के लिए भी सोचना पड़ेगा आपको कि उसका मकबरा कहाँ है। तो कहाँ है शाहजहां का मकबरा? अरे बाप रे, शाहजहां का मकबरा कहाँ है भाई? ताजमहल के अंदर है। हाँ, तो आज ऐसा ही होगा। कल पेपर है ना, तो आज दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ।
आपकी मनोस्थिति को मैं समझ सकता हूँ। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? हाँ जी। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दक्षिण औरंगजेब का कब्रिस्तान साबित हुआ, है ना। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? हाँ बताओ, महाराष्ट्र में कहाँ? औरंगाबाद। कहाँ है औरंगजेब का मकबरा? आलमगीर, जिंदा पीर भी बोलते हैं औरंगजेब को। क्या बोलते हैं? औरंगाबाद में है, ठीक है। औरंगाबाद, बिल्कुल सही। चलो अच्छा जी, फिर क्या है कि सिक्के बता दूं मैं अगर, तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन साम, एक बार मोहम्मद गौरी नहीं दिया उसने कहा देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए? तो मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गौरी, ठीक है। अच्छा जी, सिक्के ढालने वाला राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियर प्रिंस किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धनवानों का युवराज। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक, इब्न बतूता बताता है कि उसने एक दिनार नामक सिक्का चलाया। क्या चलाया? जबकि गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को भी दिनार कहते थे। क्या कहते थे? गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे, ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जो था उसने अद्धा और बिक चलाया, सिक्के चलाए उसने, अद्धा और बिक। बिक, बीख, बिक, अद्धा और बिक, है ना। अद्धा तो समझते होंगे, हाफ, आधा, ठीक है। अच्छा, सल्तनत काल में तांबे के सिक्के भी चलते थे, उनको दिरहम कहते थे। क्या कहते थे? दिरहम कहते थे, ठीक है। अच्छा जी, वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए हुए कर्मचारियों से करवाता था, ऐसी भूमि क्या कहलाती थी? एक बार क्वेश्चन बना हुआ, इतलाकी। क्या कहलाती थी? इतलाकी, ठीक है। अच्छा जी, एक शब्द आता है कई बार, जिम्मी। क्या क्या आता है? जिम्मी। फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं को जिम्मी कहता था, जजिया देने वाले, शायद इसका मतलब ये होता है, जिम्मी कहकर पुकारता था, ठीक है। जो इस्लाम स्वीकार नहीं करती थी वो जजिया देती थी जनता, जो नॉन इस्लामिक होती थी, जो मुस्लिम नहीं है वो जजिया देगा। तो जो फिरोज शाह तुगलक था वो जिम्मी कहता था, किनको? हिंदुओं को। ये क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, ठीक है। अगला, मसाहत जो थी वो भूमि की पैमाइश को बोलते थे। मसाहत किसको बोलते थे? भूमि की पैमाइश को। वक्फ जो था, सुन्नी वक्फ बोर्ड सुना है आपने? वक्फ जो था, वक्फ और इनाम, ये ऐसी भूमि होती थी जो धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी। वक्फ मतलब, कहने को तो ये भी बोल रहे हैं कि जी संसद वाली जो भूमि है वो, जिस पे नई संसद बनी है, वो भी वक्फ बोर्ड की है ना। तो किसी जमाने में कुछ कानून बने थे, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। वक्फ आपने समझना है क्या है। अच्छा, मिल्क सुना है? मिल्क, ये मिल्क दूध नहीं है, ये मिल्क दूसरा है, मिल्कियत बोलते हैं ना, मेरी मिल्कियत है इसमें। मिल्कियत मतलब वंशानुगत भूमि जो होती थी, है ना, धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाती थी, और वो भूमि वंशानुगत होती थी। तो मेरी मिल्कियत है इस भूमि पर, मतलब वंशानुगत, यानी मैं, मेरे बाद पहले मेरे पिता, फिर मैं, फिर मेरे बाद मेरे संतान है ना, ठीक है। संसगनी जो था वो चांदी का छोटा, ये उत्तराखंड वालों ने पूछा, वो संसगनी क्या था? चांदी का छोटा सा सिक्का था। क्या था? चांदी का छोटा सा सिक्का था। चलो, तो बहुत सारी चीजें हैं, सुनते रहिए, बस दिमाग को शांत रखिए, अनुलोम विलोम करते रहिए जब जब टेंशन हो रही है, ठीक है। और कपाल भारती बड़ी शक्ति होती है योग में, ठीक है। पेपर से पहले बिल्कुल कूल होके जाना। 6 घंटे की नींद ले लेना आज रात को, रात भर मत उठे रहना, 6 घंटे की नींद ले लेना, कूल होके जाना। कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब 1/4 माइनस मार्किंग होती है तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि माना कितने क्वेश्चन आने हैं आपके इसमें? ठीक है, 150 आएंगे। अब कुछ बच्चे जब आते हैं पेपर दे के, उनसे पूछो कितने किए, वो कहते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं बच्चे, कि जी हमने 80 किए। 80 किए मतलब आप आउट हो, क्या हो? ये लड़ाई आप पहले ही क्या हो चुके हो। अरे भाई, मेरिट कहाँ कहाँ जा रही है? अगर पेपर इजी होता तो मेरिट ऊपर जाएगी। तो आपने आगे बढ़ना है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि 1/4 जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो प्रॉफिट होता है उसमें। क्या होता है? थोड़ा कुछ भाग्य पे भी तो छोड़ना है आपने, कि नहीं छोड़ना है?
भाई अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करना है आपने, लेकिन आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 ही करके आ गए, ऐसा नहीं होगा, उसमें मेरिट नहीं बनेगी आपकी, है ना। तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 1/3 जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या। और मैं तुक्का लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि सी करके आ गए आप, वो जमाना गया जब सी करके निकल जाते थे पेपर, है ना, गॉन आर द डेज। अब जो है वो समझना है, मस्तिष्क को प्रयोग करना है आपने वहां पर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और एक चीज और बताई थी मैंने, अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हो और ब्रैकेट में भी दे रहा है, इसका मतलब वो आंसर है। 90% चांस होते हैं उसके आंसर होने के। क्या क्या चांस होते हैं। तो हम लोगों ने जब पेपर निकाले अपने समय में तो पता चल जाता था कि ये आंसर है, भले ही पढ़ा हुआ ना हो, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता था वो। छोटे छोटे ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो छोटे छोटे, और एक जो बीच वाला ऑप्शन होता था उसको लिखता था फिर ब्रैकेट में बताता था, इसका मतलब वही आंसर है। ठीक है, तो कुछ चीजें अनुभव से क्या करनी है आपने, सीखनी है। चलो जी, अच्छा जी, फिर फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है जिसने अपने आप को खलीफा का नायब कहा। ये मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, बाकी वैसे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ना था, लेकिन वही है। अब थोड़ा सा मैं बंगाल पे आ रहा हूं। बंगाल के 2-3 पॉइंट कर लीजिए। बंगाल में एक पांडुआ की अदीना मस्जिद है, पांडुआ की अदीना मस्जिद। उसका निर्माण किसने कराया? सिकंदर शाह ने करवाया था। किसने कराया था? देखो मैं सारे राजा नहीं बता सकता अभी, मैं मोटे मोटे बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि वहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, अदीना मस्जिद का, पांडुआ की अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सिकंदर शाह ने कराया। ठीक है, अच्छा, एक रुकनुद्दीन बारबक शाह है, उसने श्री कृष्ण विजय नामक, उसके दरबार में श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ का रचयिता मालाधर बसु रहता है। मालाधर बसु ने किताब लिखी है श्री कृष्ण विजय, वो किसके दरबार में रहता है? रुकनुद्दीन बारबक शाह के दरबार में। ठीक है, अच्छा, एक कृतिवास है, विद्वान है कृतिवास, उन्होंने लिखी है बांग्ला रामायण। क्या लिखी है? देखिए, रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन बांग्ला रामायण किसने लिखी है? कृतिवास ने लिखी है। किसने लिखी है? कृतिवास ने। और अगर तमिल रामायण बोलूं मैं तो तमिल रामायण किसने लिखी है? कंबन ने लिखी है, ऋषि कंबन ने लिखी है। तमिल रामायण किसने लिखी है? कंबन ने लिखी है। ठीक है, और जो कृतिवास हैं, दरअसल उन्होंने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था। हाँ, किया होगा। ये नुसरत शाह के समय किया, बंगाल का एक शासक था नुसरत शाह, उसके समय में किया कृतिवास ने कार्य। किसके समय में? नुसरत शाह के समय में। अच्छा जी, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है आपने? गौरांग प्रभु भी कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? इन्होंने नई विधा जोड़ी भक्ति में, संकीर्तन। क्या जोड़ी? हरे राम हरे कृष्ण। ये अभी जो उनके पैटर्न पे चलते हैं, कौन क्या बोलते हैं उनको? इस्कॉन वाले चलते हैं ना, हरे राम हरे कृष्ण, मृदंग लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? मृदंग लेके चलते हैं। तो जो ये विधा लेके आए थे, कौन लेके आए थे? चैतन्य महाप्रभु। वो चैतन्य महाप्रभु का जो समकालीन है वो कौन है? हुसैन शाह। कौन है? हुसैन शाह। ठीक है, और कृष्ण का अवतार, हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार माना जाता है। और उसने निरपति तिलक और जगत भूषण जैसी उपाधियां धारण की। क्या की उसने? हुसैन शाह एक ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष था, महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। उसके शासनकाल में बांग्ला साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ। हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण उसे क्या माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। उसे निरपति तिलक और जगत भूषण, ये निरपति तिलक और जगत भूषण जैसी उपाधियां जो हैं, ये यूपी वालों ने भी पूछ रखी है, और शायद कहीं उत्तराखंड में भी। अगर मैं 2002 से बता रहा हूँ, पीसीएस और बहुत सारे पेपर है ना, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं देखा है मैंने। ठीक है, चलो जी, उसके बाद कश्मीर पे आ जाते हैं। एक तो हमने काउलो पढ़ लिया था, वो कारकोट उत्पल लोहार। अब फिर कश्मीर में आ रहे हैं हम। कश्मीर में क्या है?
शाहमीर वंश के बारे में बता रहा हूं मैं। तो शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक शिहाबुद्दीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वो है जैनुल आबिदीन। कौन है? मैं बीच के शासक नहीं ले रहा हूं, मैं सीधे जैनुल आबिदीन पे आ रहा हूं। इसे वुड शाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महान नरेश बोला जाता है, और इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। देखो, अकबर बाद का है, अकबर बाद में आएगा, ये पहले का है। ये 1420 से 1470 का है। अकबर कब से है? 1556 के बाद का है अकबर। किसके बाद का है? 1556, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद बनता है अकबर। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा कि जजिया कर सबसे पहले किसने हटाया? 4 ऑप्शन दिए, और सारे लोगों ने क्या कर दिया? सब लोगों ने क्या कर दिया? अकबर कर दिया। क्योंकि अकबर लाइन से दातिज 3 काम करता है अकबर। दातिज क्या याद रखना आपने? दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, जजिया कर समाप्ति। सन कौन सा है? 1561, 62, 63, 1560, 61, 62। देखो पहले, दास प्रथा का अंत कब करता है वो? 1560 में करता है कि 61 में करता है? दातिज याद रखना आपने। क्या याद रखना है? नहीं, 62, 63, 64, 62, 63, 64 लगातार 3 काम करता है अकबर। यही है, किताब में देख लो भाई, बुक है आपके पास। अकबर पे जाओ, एक जगह पे खूब सारी क्या होंगी। हाँ तब ठीक है। 62, 63, 64, 1562, 1563, 1564, दातिज, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, जजिया कर समाप्ति। अब उसने क्वेश्चन पूछा जजिया कर किसने समाप्त किया पहले? तो पहले इसने किया था। किसने? जिसे आप कश्मीर का अकबर, अकबर अभी पैदा नहीं हुआ, पर इतिहासकार इसको अकबर बोल रहे हैं कश्मीर का। किसको? जैनुल आबिदीन को। ठीक है, तो वुड शाह भी बोलते हैं भाई इसे। इसने गौ हत्या निषिद्ध कराया अपने साम्राज्य में। इसने जजिया कर हटाया। क्या? इसने जजिया कर हटाया। और ये कुतुब उपनाम से कविताएं किया करता था। किस उपनाम से? जैसे सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं किया करता था, वैसे ये कुतुब उपनाम से कविताएं किया करता था। बहादुर शाह जो लास्ट मुगल रूलर है वो जफर उपनाम से कविताएं किया करता था। जो कवि लोग होते हैं वो अपना एक टाइटल रखते हैं, अपने नाम से नहीं करते हैं कविताएं। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद वुड शाह हो गया। वुड शाह का मतलब था महान नरेश। और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी बोलते हैं, कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं इसे, है ना। इसने ग्रंथ भी लिखा, शिकायतनामा। क्या लिखा था? शिकायतनामा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जौनपुर में। कहाँ आते हैं? आपको पता ही है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर, है ना। गोमती नदी के किनारे है मेरे ख्याल से जौनपुर। गोमती नदी के किनारे है जौनपुर, गोमती नदी के किनारे है। और जौना खां की याद में बसाया था इस नगर को। किस जौना खां की याद में। जौना खां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। कहां पर? ये क्वेश्चन नहीं सुना होगा आपने, ये काफी भारी भरकम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश और यूपीएससी में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो लेकिन हो सकता है फिल्टर होते हुए आपको उत्तराखंड तक पहुंच जाएं। तो मैंने कहा दुनिया का खान कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। राजमुंदरी एक जगह पड़ती है, राजमुंदरी। सुना है आपने राजमुंदरी? कहाँ पड़ती है? टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर, तंबाकू पर रिसर्च चलती है। कहाँ? राजमुंदरी में। किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वहां पर दुनिया एक अभिलेख मिला है, उसमें दुनिया का खान कहा गया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसका जो बचपन का नाम है वो क्या है? जौना खां। क्या है? अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या है? परेशान मत होइए, बिल्कुल वैसे ही खेलिए जैसे केबीसी खेलते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अली गुरशस। हाँ, कल मैं बताना भूल गया आपको, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? अली गुरशस। ठीक है, ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या? जौना खां। दुनिया का खान कहाँ कहा गया उसे? राजमुंदरी अभिलेख में। राजमुंदरी किस नदी के किनारे है? गोदावरी के किनारे है। और उसी के थोड़ा दूर पर अगर आप जाएंगे तो विजयवाड़ा। और विजय कहाँ होती है? जहाँ कृष्ण होते हैं। तो कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। किसके किनारे है? जहाँ कृष्ण होंगे, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ पार्थ होंगे, वहाँ विजय तो होगी ही होगी।
गीता का अंतिम श्लोक है, ठीक है। चलो जी, तो फिर जौनपुर में देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। आपको पता ही है कि एक किन्नर था, ख्वाजा जहां मलिक सरवर। क्या एक जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? एक किन्नर था जिसका नाम था मलिक सरवर। ख्वाजा जहां भी बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? दरअसल इसको उपाधि मिली थी मलिक उस सर्क। क्या मिली थी? मलिक उस सर्क, पूर्व का स्वामी। क्या मिली थी? मलिक उस सर्क, पूर्व का स्वामी, है ना। तो सरकी डायनेस्टी है आपकी कहां पर? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी उसे ये उपाधि। क्या दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने ख्वाजा जहां मलिक सरवर को मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी, इसलिए इस डायनेस्टी को क्या बोलते हैं? सरकी डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। और ख्वाजा जहां की उपाधि भी इसी को दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ख्वाजा ए जहां, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, सुना है? जोड़ के रखो यार एक दूसरे से, गाने सुनते हो फिर भी। इब्राहिम शाह सरकी है इस वंश में। कौन है? इब्राहिम शाह सरकी। इसने अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कराया। अब आप बोलोगे यार मस्जिद और देवी की मस्जिद, दरअसल मंदिर था वो अटाला देवी का, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन लोग भी फिर छोड़ा नहीं उन्होंने आज भी वो बोलते हैं अटाला देवी की मस्जिद। क्या बोलते हैं? अटाला देवी की मस्जिद। तो किसने बनाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया था, ठीक है। फिर आते हैं मालवा पे। कहाँ पे आते हैं भैया? उत्तराखंड में बड़े बड़े चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनते उतना जितना यहाँ से बनते हैं। कहाँ से? छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं यहाँ से उठा के बनाते हैं वो। और ये ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ आपके यहीं पर काम नहीं आएगा आरओ, ये आपके पीसीएस तक काम आएगा। हालांकि पीसीएस के लिए मैं पूरा डिटेल करके बताऊंगा आपको, इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जितना भी आपका सिलेबस है सब क्या होना है, सब आपका अपलोड होना है आपके किसमें? यूट्यूब पर। इवन मेंस का होगा, जो भी जितना भी हो सकता है, आईएएस का होगा, जितना भी कर सकता हूं मैं उतना, ठीक है। तो जुड़े रहिए। मालवा पे आते हैं। मालवा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मालवा में जो है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति एक यहां का है। कौन? राणा कुंभा का नाम सुना है आपने? राजस्थान में राणा कुंभा नाम सुना है? महमूद खलजी है यहां पर एक शासक। कौन है? इसकी लड़ाई होती है किससे? राणा कुंभा से। किससे? और युद्ध में क्या निर्णय निकलता है वो बताया तो यह जाता है कि राणा कुंभा जीते। तो राणा कुंभा ने क्या किया? क्या किया? चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। क्या की? विजय स्तंभ की स्थापना की। उन्होंने कहा मैंने महमूद खिलजी को क्या कर दिया? फर्स्ट को हरा दिया। इसलिए उस उपलक्ष्य में मैं क्या कर रहा हूं? चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना कर रहा हूं। और उधर महमूद खिलजी क्या करता है? उसकी राजधानी क्योंकि मांडू है। कहाँ है? मांडू। वो वहां पर एक 7 मंजिला स्तंभ स्थापित करता। वो कहता मैंने किसको हरा दिया? राणा कुंभा को हरा दिया, इसलिए मैं यहां पर ये इसका स्थापना। अब दोनों अपने अपने विजय स्तंभ क्या करते हैं, और इतिहास कंफ्यूज हो जाता है यहां पर। बट जो ज्यादा पक्ष में जाता है, ऐसा लगता है कि राणा सांगा ने किसको हराया था? महमूद शाह खिलजी को। ऐसा भी हो सकता है कि युद्ध अनिर्णायक रहा हो, दोनों को ये लगा हो कि क्या मैं जीता, लेकिन फिर भी। तो आपने विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। किसने बनाया? राणा कुंभा ने बनाया। दूसरा 7 मंजिलों वाला स्तंभ कहाँ है? मांडू में। वो किसने बनाया? महमूद खलजी ने बनाया। ये अलाउद्दीन खिलजी की संतान नहीं है, ये दूसरा खलजी है, ठीक है। कहीं आप अलाउद्दीन खिलजी वाले में चले जाएं, वहां पर तो गया कौन था? क्या पढ़ा था आपने? एक अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था, एक उसका 4-5 शासक जो थे हमने वो पढ़ लिए थे, ठीक है। ये अलग है। ये कहाँ का है? मालवा का। समझ में आ रहा है? मालवा प्लेटू तो पता है ना आपको, मालवा का पठार कहाँ है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपका एक मेदिनी राय सुना होगा आपने? सुना है? चलो मेदिनी राय को हम वहां पे पढ़ लेंगे जब हम बाबर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? मेवाड़। चित्तौड़। क्या पढ़ते हैं? चित्तौड़।
तो राणा कुंभा का मैंने बता ही दिया हल्का फुल्का। कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं चित्तौड़ में, और विजय स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ और विजय। कौन आते हैं? राणा सांगा। कौन आते हैं? राणा सांगा। राणा सांगा, संग्राम सिंह भी बोलते हैं इनको। ठीक है, वास्तविक नाम जो राणा सांगा का है वो क्या है? संग्राम सिंह। खानवा का युद्ध सुना, बता दिया था मैंने कि खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। कर्नल टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा है, उन्होंने इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा है ना। एक घटौली के युद्ध में ये अपना हाथ और पैर मेरे ख्याल से खो चुके थे, फिर भी खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, तो एक षड्यंत्रकारी ने इन्हें क्या कर दिया? जहर दे दिया, उनकी हत्या कर दी। तो कुछ खास नहीं। चलो, उसके बाद बताता हूँ मैं मारवाड़ पर। मारवाड़ में पूछेगा अगर, मालदेव पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? शेरशाह सूरी के समय पढ़ेंगे इसको हम। मालदेव को किसके समय पढ़ेंगे? शेरशाह सूरी के समय पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर कहा था शेरशाह सूरी ने मालदेव के साथ जब युद्ध हुआ था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया था। क्या खो दिया था? मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में कहा था उसने कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत को क्या खो दिया था। इतनी बहादुरी से लड़े थे ये लोग राजपूत। उसके बाद गुजरात में हल्का फुल्का बता देता हूं। अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की, और ये संस्थापक भी है गुजरात में। गुजरात वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? अहमद शाह प्रथम। और उसी ने क्या किया? अहमदाबाद की स्थापना की। अहमदाबाद साबरमती के नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। सुना है? महात्मा गांधी को बोला जाता है। फिर यहाँ पर कुछ खास नहीं पढ़ते, कुछ इंपॉर्टेंट। एक महमूद बेगड़ा आता है भाई यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन आता है? महमूद बेगड़ा अपने वंश का महानतम शासक था। क्या था? गुजरात में अपने वंश का महानतम शासक था। उसका जो शासनकाल है वो क्रॉस और क्रेसेंट के बीच युद्ध के लिए जाना जाता है। क्रॉस और क्रेसेंट किसे बोला जाता है? क्रॉस किसका होता है? ईसाइयों का। क्रेसेंट किसका होता है? नहीं, क्रॉस जो हो गया वो क्रिश्चियन का हो गया, ईसाइयों का हो गया। क्रेसेंट किसका हो गया? मुस्लिम्स का हो गया। तो आपस में लड़ाइयाँ हुई, तो इसका शासनकाल क्रॉस और क्रेसेंट के बीच युद्ध के लिए स्मरणीय है। ठीक है, इसने मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की। क्या की? मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, बारबोसा लिखता है, पुर्तगाली यात्री है बारबोसा। अजीब सी बात लिखता है वो। ये इतना बचपन से इसको जहर दिया जाता था नियमित रूप से, और इसके हाथ पर अगर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो मर जाती थी। क्या? इतना जहरीला था ये। इसको नियमित जहर दिया जाता था बचपन से, और अगर इसको कोई मक्खी ने काट दिया तो मर जाती थी। कौन? महमूद बेगड़ा। ये अजीब सा एक करैक्टर है इतिहास में। ठीक है, अब तुम मत लेना शुरू कर देना भाई। हाँ, वो अलग पैटर्न होता है वो जो। तो ये बारबोसा लिखता है ऐसा कि अगर उसके हाथ पर यदि कोई मक्खी बैठ जाती थी तो फूलकर तुरंत मर जाती थी, और इसे पेटू के नाम से भी जाना जाता है। पेटू मतलब खाता था ये। गधे का मीट खाने वाला यही है वो व्यक्ति। मतलब आपने सुना नहीं होगा, हमारे देश में घोड़ा नहीं खाया जाता, रशिया में तो खाया जाता है मेरे ख्याल से। हॉर्स खाया जाता है ना। और गधा तो नहीं सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ पे सुनेंगे आप महमूद बेगड़ा में पेटू। चलो, पेटू मतलब एक्स्ट्रा खाने वाला जिसे बोलते हैं ना, फूडी बोलते हैं जिसको। खा ही रहे हैं। इसने बाग फिरदौस लगाया था। चंपानेर के निकट में एक बाग लगाया था इसने, बाग फिरदौस। क्या लगाया था? स्वर्गिक उपवन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्वर्गिक उपवन। ठीक है, ज्यादा नहीं बताता हूं, ज्यादा बता के क्या होता है फिर। अच्छा, एक बहादुर शाह है इसमें, गुजरात में एक शासक है बहादुर शाह, जो कि हुमायूं का समकालीन है। क्या है?
बल्कि बहादुर शाह जब अटैक कर रहा होता है तो मना करता है हुमायूं से, बोलता है कि मैं अभी जिहाद में लगा हूं, अभी आप मेरे पे क्या ना करें, आक्रमण ना करें। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है एक बार कि किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से डुबाकर मार डाला? तो इस बहादुर शाह को धोखे से डुबाकर मार डाला किसने? पुर्तगालियों ने। ये यूपी पीछे से क्वेश्चन रहा है कहीं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा खानदेश में आते हैं, ठीक है। ये ताप्ती नदी घाटी में है खानदेश, ताप्ती पता है आपको? अरे नर्मदा और ताप्ती तो सुना होगा आपने। नर्मदा भाई सबसे पहले विंध्याचल माउंटेन रेंज है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, फिर ताप्ती बहती है, सब पैरेलल में बहती है ना, ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली नदियां हैं ये। और ये क्या करती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, है ना। और रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं ये। नर्मदा भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ताप्ती भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती, सुना है? उकाई परियोजना है ताप्ती पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, ये सुना है सब? हाँ, तो वीडियो सुनिए पहले वाले जो मेरे हैं। तो खानदेश जो है वो वहां पर है भाई। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट किला है, असीरगढ़ का किला। हाँ, और जो खानदेश की राजधानी है वो बुरहानपुर है। कहाँ है? बुरहानपुर, सुना है? बुरहानपुर नहीं सुना। ये ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि मुगलों की दक्षिणी राजधानी भी है ये। क्या है? दक्षिणी राजधानी, मतलब वैसे नहीं लिखा हुआ बट दक्षिणी राजधानी मान सकते हैं इसको। किसको? बुरहानपुर को। और आपको पता है शाहजहां, नाम क्या था शाहजहां का? वास्तविक नाम क्या था शाहजहां का? वास्तविक नाम क्या था? बताओ भाई। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम? खुर्रम था, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम? नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल कहा जाता है। मुमताज महल के 14 बच्चे हुए, 7 मर गए, 7 जिंदा रहे, 4 लड़के 3 लड़कियां। लड़कियों में कौन? रोशन आरा बड़ी बहन, गौहन आरा, रोशन आरा, गौहन आरा और जहां आरा सबसे बड़ी बहन, जहां आरा सबसे बड़ी बहन, रोशन आरा और गौहन आरा 3 बेटियां, 4 बेटे। 4 बेटों में कौन? वो दारा शिको, सुना है? 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करता है सिर्र अकबर के नाम से। दारा शिको 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करता है सिर्र अकबर के नाम से। यूपी वालों ने पूछ लिया सिर्र अकबर मतलब महान रहस्य, महान रहस्य, और उपनिषद मतलब वेदांत। 52 उपनिषद 108 है ना, उनमें से 52 उपनिषदों का क्या किया उसने? अनुवाद किया। किसने? दारा शिको ने। पक्का? कंफर्म हो? चेक कर लो एक बार कि 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया। अच्छा, दारा शिको, औरंगजेब, सुजा, ये नाम सुने हैं ना आपने? उत्तराधिकार का युद्ध तो सुना होगा, वॉर ऑफ सक्सेशन। दरअसल फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं मैं आपको कुछ चीज समझाने के लिए। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाला हाँ 52 है भाई। हाँ जी, दारा शिको है, सिर अकबर के नाम से किया था। हाँ हाँ 52 उपनिषदों का है। 21 साल पढ़ाते हुए हो गए भाई, उससे पहले खुद भी पढ़ा होगा, खुद भी मेंस लिखे होंगे। चलो, तो प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु यहीं पर हुई थी। कहां पर? बुरहानपुर में। ये बताने के लिए मुझे इतना फ्लैशबैक में जाना पड़ा, ठीक है। वैसे समय नहीं है तो फ्लैशबैक में जाने का, पर फिर भी कोशिश करते हैं। चलो, तो असीरगढ़ का किला है भाई, कहां पर? अरे यहाँ खानदेश में, मतलब असीरगढ़ का किला है। और असीरगढ़ किसकी अंतिम विजय है? जरा देखना। अच्छा, मुझे पहले बताओ अकबर की अंतिम विजय कौन सी है?
वो कुछ और हाँ, वो मैच होता है ना, साउंड आते हैं पता नहीं कहाँ से। तो असीरगढ़ का जो असीरगढ़ की विजय जो है अंतिम विजय है किसकी? अकबर की। और कब की थी उसने? 1501 में, सॉरी 1601, 1601, 1556 में तो बना हो, 1601 में उसकी अंतिम विजय कौन सी? असीरगढ़ की विजय। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। कल क्या बनेंगे वो तो अब विधाता ही जानता है ना। चलो जी, तो 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था भाई। तो अकबर की अंतिम विजय जो है वो असीरगढ़ की विजय या खानदेश की विजय बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हल्का सा मैं आ रहा हूँ बहमनी साम्राज्य में। किसमें आ रहा हूँ? बहमनी साम्राज्य में। दरअसल दक्षिण भारत में दो साम्राज्य होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। एक होता है विजयनगर साम्राज्य। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। दोनों को साथ साथ बताऊं? पहले विजयनगर साम्राज्य गठित होता दरअसल कब? 1336 में। कब? 1336 में। होता क्या है कि हरिहर और बुक्का, क्या हरिहर और बुक्का जो कि संगम के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? वो क्या करते हैं कि किसी युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं और दिल्ली ले जाए जाते हैं और फिर वापस आते हैं किसी विद्रोह का दमन करने के लिए। तो माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से पुनः हिंदू बनते हैं। पहले मुसलमान बन जाते हैं वो, फिर बाद में पुनः हिंदू बनते हैं और एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसे बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। क्या बोलते हैं? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी राजधानी है हम्पी। क्या? हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर है। जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी हस्तिनावती भी बोलते हैं उसको, हम्पी भी बोलते हैं। कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अब विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश पढ़ने हैं हमने, संगम, सालू, तुलु और अराविडु। क्या पढ़ने हैं? संगम, सालू, तुलु और अराविडु। और जो संगम, सालू, तुलु वंश में हमने पढ़ना है जो सबसे महान, मतलब महानतम शासक जो है कृष्णदेव राय, है ना। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र भोज और अभिनव भोज कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना है। तो उसको पहले पढ़े या बहमनी पहले पढ़े? पहले विजयनगर पढ़ लें क्योंकि विजयनगर पहले स्थापित हुआ, तो विजयनगर पढ़ लेते हैं। फिर क्या है कि इसी के लगभग 1347 में, पहले मैं समझा देता हूँ, 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू, जो गंगू नामक एक ब्राह्मण का नौकर है, वो क्या करता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? गुलबर्गा। कहाँ है? और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ कौन सा साम्राज्य है? विजयनगर साम्राज्य। और ये दोनों लड़ते रहते हैं और इनकी लड़ाई का मुख्य कारण है रायचूड़ दोआब। क्या है? रायचूड़ दोआब, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की उपजाऊ भूमि है। क्या है? उपजाऊ भूमि है। इतना समझ में आ गया। अब मैं पहले क्या करता हूं कि विजयनगर के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूं, फिर मैं आपको बहमनी के बारे में डिटेल बताता हूं। डिटेल मतलब डिटेल नहीं है, ये शॉर्टकट है। क्या है? ये रिवीजन के रूप में बता देता हूं। किताब इसलिए रखनी पड़ रही सीक्वेंस के लिए, ठीक है। किताब की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? पहला पूछा है कि किसने की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की? आपने बोलना हरिहर बुक्का ने की। कब की? 1336 में की। किसके समय की? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। किसके समय की? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। पहला वंश कौन सा है? संगम। पूछा क्यों है संगम? क्योंकि हरिहर बुक्का के पापा का नाम संगम है। हरिहर बुक्का के पापा का नाम क्या है? संगम है। फिर पूछा कि हरिहर बुक्का तो मुस्लिम थे, फिर हिंदू कैसे बने और फिर इन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना क्यों की? तो पता चला माधव विद्यारण्य के प्रेरणा से की इन्होंने। फिर पूछा राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी। हम्पी पूछा किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, ठीक है। विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? रायचूड़ दोआब। रायचूड़ दोआब कहाँ था? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में। बहुत उपजाऊ भूमि थी। इतना समझ में आ गया। अब 4 वंश पढ़ते हैं हम, संगम, सालू, तुलु और अराविडु, ठीक है। अब खास खास चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बुक्का प्रथम, अगर हरिहर के बाद अगर मैं बुक्का की बात करूं तो बुक्का की एक क्या बोलते हैं उपाधि, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक।
क्या? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसकी उपाधि है? आंसर बुक्का प्रथम की है। किसकी है? बुक्का प्रथम की है। ठीक है, हरिहर सेकंड के बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं, वैसे वहां पर भी कुछ पॉइंट हैं। फिर देवराय प्रथम के बारे में आता हूं मैं सीधे। देवराय फर्स्ट याद रखना है आपने। उसके समय में एक इटावली यात्री आता है, निकोलो डी कॉन्टी। कौन आता है? निकोलो डी कॉन्टी, जो कि इटली से आता है। देवराय फर्स्ट के समय एक यात्री आता है जिसका नाम है निकोलो डी कॉन्टी। क्या नाम है? निकोलो डी कॉन्टी। ठीक है, चलो जी। फिर देवराय सेकंड के समय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछता है कि इसके समय में कौन आया? तो इसके समय में आता है अब्दुल रज्जाक। कौन आता है? अब्दुल रज्जाक, जो कि कहां से आता है? ईरान से आता है। कहां से आता है? ईरान मतलब फारस। ईरान मतलब फारस। ठीक है, फिर आता है एक इंपॉर्टेंट संगम, फिर सालुब। फिर कौन सा है? फिर सालू वंश में जो इंपॉर्टेंट है कुछ खास नहीं, इसको प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम बला पहाड़ का मतलब ये होता है कि नरसिंह सालू क्या करता है कि जो संगम वंश का अंतिम शासक होता है उसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है नरसिंह सालू, और इस वंश को क्या बोलते हैं? सालू वंश बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में इसको प्रथम बला पहाड़ कहा गया, मतलब बल द्वारा क्या करना। फिर ये वंश ज्यादा नहीं चलता है, फिर आता है तुलु वंश। कौन सा आता है? तुलु वंश। तुलु वंश में आता है कृष्णदेवराय। भाई और भी हैं राजा, लेकिन मैं सीधे कृष्णदेवराय पे आ रहा हूं, जो कि महानतम शासक है विजयनगर साम्राज्य का, जिसके बारे में बाबर ने अपनी तुजुके बाबरी आत्मकथा, तुजुके बाबरी, जो कि उसने तुर्की भाषा में लिखी, जो उसने किस में लिखी? जिसका कि अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना और पाइंदा खान ने किया फारसी में, और जिसका कि इंग्लिश में अनुवाद मिसेस बेवरिज ने किया। उसमें लिखता है बाबर कि दो शासक है भैया हिंदू। कौन कौन? राणा सांगा और कृष्णदेवराय। और मैंने बताया आपको कृष्णदेवराय बहुत ताकतवर शासक था। ठीक है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णदेवराय ने कुछ किताब लिखी हैं तेलुगु भाषा में। आमुक्त माल्यदा लिखी उसने। क्या लिखी? आमुक्त माल्यदा। एक लिखी उसने विसुवितीय, एक लिखी उसने जामवंती कल्याणम। क्या लिखी? जामवंत का नाम सुना है? रामायण में देखे होंगे आपने, जामवंत जी एक रीछ होते हैं, है ना, वो कृष्ण के समय तक जिंदा रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जामवंती होता है उनकी पुत्री का नाम। तो जो जामवंत कहाँ रामायण में देखे थे हमने, रामायण जो है वो त्रेता युग की है। राम जो हुए त्रेता युग में हुए, कृष्ण जो हुए वो द्वापर में हुए। द्वापर तक रहा वो जो भालू रीछ थे, जो बहुत ही बुद्धिमान, जामवंत जी सबसे बुद्धिमान माने जाते थे। अब क्या हुआ कि एक मणि के लिए लड़ाई होनी थी, कृष्ण और जामवंत के बीच में लड़ाई हो गई। न भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध हुआ कि शस्त्रों से हुआ, सब चीजों से हुआ, पत्थरों से हुआ, और जामवंत आ गया पसीना। क्या आ गया? थोड़ा कथा भी सुन लेते हैं बीच में ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। पसीना आ गया। जामवंत जी ने कहा कि आप कौन हैं? मेरे पे तो पसीना आ ही नहीं सकता था युद्ध में, आप तो प्रभु राम हैं। उन्होंने कहा राम के ही अवतार हैं। ठीक है, फिर जो भी हुआ तो लास्ट में कहा कि मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। तो जामवंती कल्याणम किसने लिखी? असली प्रश्न तो यह है, कृष्णदेवराय ने लिखी। किसने लिखी? पर जो कृष्णदेवराय की मेन किताब है वो तेलुगु भाषा में कौन सी है? आमुक्त माल्यदा। कौन सी है? आमुक्त माल्यदा। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते हैं। कौन रहते हैं? अष्ट दिग्गज का मतलब होता है 8 तेलुगु कवि। क्या 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 रहते हैं? कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है? जब क्वेश्चन आता है अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते हैं, अब गड़बड़ हो जाता है। अष्ट प्रधान शिवाजी के 8 मंत्री हैं। शिवाजी के 8 मंत्री हैं, और उन मंत्रियों में सबसे ऊपर पेशवा है। समझ में आया? पेशवाई, पेशवा। तो शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज हैं कृष्णदेवराय के दरबार में, जिसमें सबसे बड़े हैं अल्लाह सीन पेडन्ना। कौन है? अल्लाह सीन पेडन्ना। मैं सबकी किताबें नहीं बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं तेलुगु कविता के पितामह कहा जाता है किसको? अल्लाह सीन पेडन्ना को। और तेनालीराम रामकृष्ण का नाम तो सुना ही होगा आपने। तेनालीराम भी अष्ट दिग्गजों में से एक है। धुरजटी है, तेनालीराम रामकृष्ण है ना। बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं, बट मैं उतना नहीं जा रहा हूं। फिलहाल मैं बोल रहा हूं अष्ट दिग्गज, इतने में काम चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब जी कृष्णदेव राय
के समय में कौन आया? डोमिंगो पायस आया भाई। कौन आया? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया, पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया, है ना। कौन आया? बारबोसा आया। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर बनाया, विठल स्वामी मंदिर बनाया। हजारा मंदिर किस देवता को समर्पित है? अब यहां से क्वेश्चन बने भाई, अपने साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में हजारा मंदिर बनाया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा उन्होंने कि हजारा मंदिर किसने बनाया। सबको पता है कृष्णदेव राय ने बनाया। भगवान राम का मंदिर है। किसका? हजारा मंदिर। अरे विष्णु के ही अवतार हैं, ठीक है। और एक विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक है जी। फिर एक अच्युत देव राय हुए, उनके समय में पुर्तगाली यात्री न्यूनिस आया। कौन आया? न्यूनिस। और इसने, अच्युत देव राय ने एक महामंडलेश्वर नामक एक नए पद का सृजन किया। क्या किया? महामंडलेश्वर नामक एक नए पद का सृजन किया। फिर आया एक सदाशिव राय। कौन आया? राय मतलब राजा। सदाशिव राय, जो वास्तविक सत्ता थी वो राम राय के हाथों में थी, मंत्री राम राय के हाथों में थी। एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध। क्या क्या होता है? एक ही युद्ध का नाम है, राक्षस तंगड़ी, बन्नी हट्टी, तालीकोटा। कब होता है? 1565 में होता है, 23 जनवरी 1565 में। होता क्या है कि बहमनी के 5 टुकड़े हो जाते हैं। कितने? 5 टुकड़े हो चुके हैं। उसमें से एक भाग नहीं लेता है, बाकी सब बीजापुर के नेतृत्व में क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं। जितने भी मुसलमानी साम्राज्य हैं, 4 छोटे छोटे साम्राज्य हैं, और वो अटैक करते हैं किस पर? विजयनगर साम्राज्य पर। ध्वस्त कर देते हैं किसको? विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है। तो इसमें जो शामिल हैं वो कौन कौन है? बीजापुर इनका नेता है, बीजापुर का जो राजा है वो नेता है। अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीदर है। बरार इसमें भाग नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है? और जो इनका नेता है वो है अली आदिल शाह। कौन है? अली आदिल शाह। बीजापुर की आदिल शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, गोलकुंडा की जिनका जो नाम था ना, जैसे कुतुब शाह तो कुतुब शाही, आदिल शाह तो आदिल शाही, है ना। और बीदर की बरीद शाही, शायद इमाद शाही कहाँ की? बरार की। बीदर की बरीद शाही और अहमदनगर की निजाम शाही। समझ में आया मैंने क्या बोला? बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बीदर की बरीद शाही और बरार की इमाद शाही। जरा चेक कर लो, बरार की है इमाद शाही। तो बरार भाग नहीं लेता, बाकी 4 मुसलमानी साम्राज्य अटैक करते हैं, ध्वस्त कर देते हैं किसको? विजयनगर। बरार की क्या है? इमाद शाही है ना। हाँ ठीक है, चलो जी। तो भैया इस युद्ध का परिणाम बड़ा ही क्या होता है? दरअसल विजयनगर साम्राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक अंग्रेज सेवेल हैं, वो एक किताब लिखते हैं, फॉरगॉटन एम्पायर। क्या लिखते हैं? उससे पता चलता है कि भाई ऐसा साम्राज्य भी था दक्षिण भारत में, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। फिर अराबिडू वंश आता है, उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है। बस फिर उनका प्रशासन है। ठीक है। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर जो ब्रह्मदेव ग्राम है ना, ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती है जो यहाँ पर, उनको बोलते हैं, उनकी जो सभा होती है उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्वेदी मंगलम। और यहाँ पर आयगर और नायगर, आयंगर और नायंगर भी बोलते हैं। कास्ट होती है आयंगर नायंगर, सुना है आपने? आयंगर और नायंगर व्यवस्था से क्वेश्चन बोला जाता है कि जो आयगर व्यवस्था थी, आयगार भी बोलते हैं, आयंगर भी बोलते हैं। आयगार व्यवस्था में क्या थी कि शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। कहाँ? प्रत्येक ग्राम में शासन के लिए राज्य द्वारा 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, शासकीय व्यक्तियों को। तो उनको बोलते थे आयगर। बाद में वो जात बन गई आयंगर। बाद में जात क्या बन गई? आयंगर। ठीक है। और ये आनुवंशिक होते थे। आयगर का जो पद होता था वो क्या होता था? ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत था वो शिष्ट था। क्या था? शिष्ट। और राजस्व विभाग को अठावने कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को क्या बोलते थे? अठावने। और जो राज्य की प्रमुख आय का स्रोत था वो था शिष्ट, जो कि एक प्रकार का लैंड टैक्स था। क्या था? लैंड टैक्स था। इतना समझ में आ गया। और नायंगर व्यवस्था क्या थी? नायंगर व्यवस्था क्या थी भाई? सैनिकों व असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवा के बदले में भूखंड दिए जाते थे। ऐसी भूमि अमरम कहलाती थी, और ऐसा जो प्राप्त करता होता था वो अमरनायक कहलाता था। भूधारण व्यवस्था, ये भूधारण व्यवस्था क्या कहलाती थी? नायंगर। नायकार भी बोलते हैं। मैंने कहा अब वो जात बन चुकी है वहां, नायंगर, आयंगर, नायंगर। ठीक है। आयंगर तो 12 व्यक्ति मनोनीत मतलब 12 प्रशासकीय व्यक्ति राज्य द्वारा नियुक्त किए जाते थे प्रत्येक ग्राम में, तो वो तो बन गए आयगार या आयंगर। और नायंगर क्या हो गए? नायंगर वो हो गए कि सैनिक सेवा के बदले भूखंड दिए जाते थे। जब भूखंड दिए जाते थे तो ऐसे भूखंड क्या कहलाते थे? अमरम कहलाते थे। जिनको मिलता था वो अमरनायक कहलाते थे। ठीक है। और ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? नायंगर व्यवस्था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछे गए। ज्यादा नहीं बताता हूं। ज्यादा बताने से क्या होता है? क्या होता है भाई? हाँ, चलो जी। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं किसमें? बहमनी साम्राज्य में। बहमनी साम्राज्य में मैंने कहा कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, हसन गंगू, जो कि एक गंगू नामक ब्राह्मण का क्या है? नौकर है। वो करता है स्थापना किस वंश की? बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई? सादियों का विद्रोह। सादी कौन? 100 गांव के ऊपर जो हेड होते थे, जिन्हें राजस्व वसूल करने का तो अधिकार था ही, साथ में छोटी छोटी सेना भी रखते थे। बहुत सारे सादी मिले, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके क्या किया? 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई। विजयनगर की भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई 1336 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी क्या हुई? 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अंतर इतना है कि विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य मुसलमानी साम्राज्य। इतना समझ में आ गया? ठीक है। राजधानी कहाँ है इनकी? गुलबर्गा है। कहाँ है? गुलबर्गा है। इसमें कुछ खास अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या बता सकता हूँ मैं आपको, जो कल आपको पेपर में दिख सकता है। इसमें एक हुमायूं आता है, एक राजा ना, हुमायूं। ये हुमायूं वो नहीं है बाबर का बेटा, ये दूसरा जालिम हुमायूं है। ये कौन है? जालिम हुमायूं। इसको दक्कन का नीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीरो, वही फ्रांस का। जब फ्रांस जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है? तो हुमायूं को बोला जाता है जालिम हुमायूं। ये इसी में आता है, इन्हीं के वंश में आता है। ठीक है। बाकी एक महमूद गवां है भाई, महमूद गवां। मोहम्मद थर्ड के समय में एक महमूद गवां है, जो कि बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी है। ख्वाजा जहां की इसकी उपाधि है। ठीक है। राजभक्त है, बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन राजा को, मोहम्मद तृतीय को कोई भड़काते हैं उसके, क्योंकि अफाकी और दक्कनी चलते थे उस समय। मुसलमानों की भी कैटेगरी थी। बाहर से आए हुए मुसलमान अलग कहलाते थे, पहले से आए हुए मुसलमान अलग कहलाते थे। तो आपस में फूट थी, किसी ने भड़काया और इसने मृत्युदंड दे दिया किसको? महमूद गवां को। और कुछ दिनों बाद जब मोहम्मद तृतीय को पता चला, क्योंकि छोटा था उम्र में, जब पता चला कि गलत दे दिया यार मृत्युदंड, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, मोहम्मद थर्ड की। तो बस इसने, महमूद गवां ने क्या किया कि कई प्रदेश विजिट किए बहमनी के लिए, बहुत सेवा की उसने। 4 तरफ हुआ कर, 4 प्रांत होते थे, 4 प्रांत के 8 प्रांत बना के दिए। किसने? महमूद गवां ने। पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे काम करके भी क्या होता है? परिणाम मर्फीज लॉ, है ना? हाँ। तो मतलब आप कितना भी अच्छा करो, क्या किडनी निकाल के दे दो आप, लेकिन सामने वाला बोलेगा गर्दन काट के नहीं दी। क्या नहीं दी? यार गर्दन तो नहीं कटवा सकते, है ना? तो चलो, बाकी एक और आता है यहां पर, इसी में पढ़ते हैं हम। बहमनी साम्राज्य में एक आता है कि महमूद शाह और उसके उत्तराधिकारी एक तुर्की सरदार जो विदेशी था, अमीर अली बरीद, के हाथों की कठपुतली मात्र से
तो अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है? अमीर अली बरीद को कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या बनता है? अब ये टूटता है। क्या टूटता है? तो सबसे पहले बरार अलग होता है। सबसे पहले कौन अलग होता है? बरार। और बरार में मैंने कहा इमाद शाही है, क्योंकि इसको अलग करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है फतेहुल्लाह इमाद शाह। क्या नाम है इसका? फतेहुल्लाह इमाद शाह। बीजापुर को अलग करने वाला कौन है? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर को अलग करने वाला कौन है? यूसुफ आदिल शाह। और मैंने आपको बताया था कि ये इन्हीं बीजापुर ही नेता था तालीकोटा के युद्ध में, जो 4 मुसलमानी साम्राज्य विजयनगर को क्या कर रहे थे। तो जो अली आदिल शाह था उस समय, कौन था उनका नेता? अली आदिल शाह, बीजापुर का राजा अली आदिल शाह। अच्छा, बीजापुर में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है। 1510 में पुर्तगाली जो हैं वो बीजापुर से गोवा छीनते हैं। कब छीनते हैं? 1510 में। और 1510 किसका शासनकाल है? किससे छीनते हैं वो? गोवा। और देखो ना, 1510 में छीन लेते हैं पुर्तगाली गोवा, और 1761 में जाते हैं इस देश से पुर्तगाली। गोवा के लिए ऑपरेशन चलाना पड़ता है विशेष। अरे अल्बुकर्क तो छीनता है, अल्बुकर्क तो पुर्तगाली गवर्नर है। मैं पूछ रहा हूं आदिल शाह सुल्तान कौन है जिसे छीनते हैं वो? उसका नाम बताओ मुझे जरा, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह तो 90 तक रहा। 90 से लेके और 1534 के बीच में कौन रहा? अरे आदिल शाही तो है ही भाई बीजापुर में। अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर है। अल्बुकर्क तो छीनता है बीजापुर से। तो बीजापुर का सुल्तान कौन था 1510 में? ये पूछ रहा हूं मैं। चलो फिलहाल मैं आगे बताता हूं। इसी राजवंश में एक इब्राहिम आदिल शाह होता है। वो उर्दू समझते हैं आप? दक्कनी जवान हिंदवी भी बोलते हैं उर्दू को, रेख्ता भी बोलते हैं उर्दू को। सुना है? अली बे पे ते टे थे से सीम सीम स्वाद जात तो जो एन। ठीक है, सुना है भाई? मुझे भी नहीं आती, वो बचपन में किसी दोस्त ने सिखाई थी। जैसे आप अ आ ई पढ़ते हो ना, तो वहाँ अलिफ बे पे कुछ ऐसा पढ़ते हैं वहाँ पर। किसी को आती है? नहीं आती है। तो उर्दू को बोलते हैं जवान हिंदवी, दक्कनी, है ना, दक्कनी उर्दू। उसको राजभाषा बनाया था इब्राहिम आदिल शाह ने। किसने? इब्राहिम आदिल शाह ने राजभाषा बनाया था। और इब्राहिम, एक आता है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। यहां से क्वेश्चन बनाया भाई, अबला बाबा के नाम से किसको जानते हैं? अबला बाबा। अबला बाबा क्यों बोलते हैं? गरीबों की सहायता करता है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, सभी गरीबों की सहायता करता है, इसलिए इसे अबला बाबा के नाम से जाना जाता है। किताब नौरस लिखता है, ये हिंदी गीतों का संग्रह है किताब नौरस। ठीक है। और एक आपने विश्व प्रसिद्ध गोल गुंबज सुना होगा। गोल गुंबज सुना है? बीजापुर का गोल गुंबज, वो किसने बनाया था? आंसर मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने बनाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज बनाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज बनाया था। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना? वही आ रहा है, तो आप देख लीजिए, चेक कर लेना ऐसे, क्योंकि मैं यहां से गलत नहीं बता सकता। ठीक है? नहीं, आदिल शाही तो थी बीजापुर में। इस्माइली आ रहा है, चेक कर लेना एक बार फिर। बिल्कुल भाई, मैं बीजापुर की स्थापना करने वाला व्यक्ति ही यूसुफ आदिल शाह है, इसीलिए बीजापुर की आदिल शाही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यूसुफ आदिल शाह के बाद का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चाहिए मुझे, कि 1510 में कौन है। तो अगर वो मिल जाता है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो जाएगा कि 1510 में अल्बुकर्क, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना। समझ में आया? तो थोड़ा सा मेहनत करें आप भी। उसके बाद भाई अहमदनगर की निजाम शाही है। अहमदनगर की निजाम शाही में कुछ खास नहीं, हल्का सा चांद बीबी, है ना।
बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ चांद बीबी का विवाह होता है। कहाँ की बेटी है चांद बीबी? अहमदनगर की है। ठीक है, चलो इस्माइल आदिल शाह आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। ठीक है, इस्माइल आदिल शाह बता रहे हैं। तो चांद बीबी, इसका विवाह बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ है। ठीक है, उसके बाद पति की मृत्यु हो जाती है। अली आदिल शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो ये वापस आ जाती है कहाँ? अहमदनगर। और अहमदनगर की राजनीति में बड़ी स्मरणीय भूमिका, और मेरे ख्याल से इसका युद्ध होता है किसके साथ? अकबर के साथ। किसके साथ होता है? अकबर के साथ होता होगा, बिल्कुल, चांद बीबी का युद्ध। मतलब झड़प बोल सकते हैं, जो भी है ना। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक मलिक अंबर है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन है? मलिक अंबर। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, शिवाजी के पिताजी साजी भोसले थे। कौन थे? और माँ कौन थी? अरे भाई, शिवाजी की माँ साजी भोसले ने 2 जगह नौकरियां की थी, अहमदनगर में भी की थी और बीजापुर में भी नौकरी की थी। जीजाबाई। हाँ, शिवाजी बनना है तो माँ को भी जीजाबाई जैसा बनना पड़ेगा। समझ में आया? कभी कभी मातृत्व जो होता है वो रुकावट बन जाता है, किसमें? उन्नति करने में। थोड़ा क्या है कि बचपन से ही कहानी सुनाओ और क्या बोलो बच्चे को, है ना, वीर रस से भरी हुई कविताएं सुनाओ और वीरता उसके अंदर भरो, तो क्या होगा? चाहे बालक हो बालिका हो, अगर उसका पालन पोषण उस प्रकार से करेंगे तो जरूर शिवाजी बनेंगे। और बचपन से बोलेंगे अगर कि नहीं बेटा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ग्रुप सी, तो फिर ग्रुप सी। बचपन से अगर बोलेंगे नहीं आईएएस बनना है, क्या बनना है? डीएम बनना है, या तो बोलो सीएम बनना है, या फिर बोलो डीएम बनना है, या फिर बोलो पीएम बनना है। बस 3 ही एम होने चाहिए, पीएम बनना है, सीएम बनना है, डीएम बनना है। क्या बनना है? तो आप जहां पे अपने आप को सही पाते हो वो करो। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं मलिक अंबर पढ़ना है भाई हमने। कहां पर? अहमदनगर में। मलिक अंबर जो अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाटक में बड़ा इंपॉर्टेंट अबिसीनियाई दास है, ये इथियोपिया का है। कौन? मलिक अंबर। कौन है? मलिक अंबर। इतना समझ में आ गया? ये छापामार युद्ध पद्धति, क्योंकि अबिसीनिया का है, इथियोपिया का है, अफ्रीका का है, तो वो छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों को क्या करता रहता है? बार बार क्या करता है? परेशान करता रहता है। शिवाजी ने मलिक अंबर को ही फॉलो किया। अगर आप मेरे से पूछें, मेरे से क्या पूछें, इतिहास बताता है कि शिवाजी ने किसकी नीतियों को अपनाया, तो मलिक अंबर की। मलिक अंबर की कौन सी 2 नीतियों को अपनाया? एक छापामार युद्ध पद्धति, मुगलों की बड़ी सेना के साथ आप नहीं लड़ सकते, आपको घात लगाकर हमला करना पड़ेगा। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से क्या करना पड़ेगा? हमला करना पड़ेगा। मराठे जो थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में बड़े प्रवीण थे। ठीक है, जब तक वो छापामार युद्ध पद्धति को करते रहे तब तक वो जीतते रहे। लेकिन जब उन्होंने 1761 में 3rd बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी तो हार गए, बुरी तरह से हार गए। क्योंकि आपका पैटर्न नहीं था ना वो लड़ने का। आपका जो पैटर्न है लड़ने का, उस पैटर्न से लड़ो। अब तैयारी कर रहे हो आईएएस की, पेपर दे रहे हो बैंक पीओ का, तो क्या होगा? फेल होंगे कि पास हो जाओगे? हाँ, तो वो गलती हो गई वहां पर। ठीक है, तो मलिक अंबर से 2 चीजें ली शिवाजी ने। एक ली छापामार युद्ध पद्धति और दूसरी ली रैयतवाड़ी। रैयत बोलते हैं किसान प्रजा, जहां पर बिचौलिए नहीं होते हैं, जहां पर किसान सीधे अपना टैक्स कहां जमा करता है? राजकोष में जमा करता है, बिचौलिए नहीं होते हैं। तो ये 2 व्यवस्थाएं शिवाजी ने किससे ग्रहण की थी? मलिक अंबर से। और मलिक अंबर कहां पढ़ते हैं हम? अहमदनगर में। और अहमदनगर को किसने कैप्चर किया? किस मुगल बादशाह ने कैप्चर किया? देखो, ये बहमनी जो हम 5 टुकड़े पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने मुगलों के नाको चने चबवाए। मुगल अगर परेशान रहे किसी चीज से तो किससे रहे? इन्हीं से तो रहे। ये 5 टुकड़े हैं, जो 2 तो बहुत कमजोर थे, बरार और बीदर, ये तो खैर कुछ नहीं, लेकिन 3 अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन्होंने परेशान करके रखा। तो शाहजहां के समय में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में क्या हुआ? मिला। शाहजहां ने अहमदनगर को जीता और मुगल साम्राज्य में मिलाया। और
औरंगजेब, सुनो, औरंगजेब आलमगीर, उसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाया। फॉर्मूला भी बता रखा है मैंने, गोभी याद रखना। औरंगजेब ने गोभी को मिलाया, गोभी मतलब ऐसे उल्टा बोलना आपने, बी को, पहले बीजापुर को मिलाया फिर गोलकुंडा को मिलाया। तो 3 याद रखोगे। अहमदनगर को शाहजहां ने मिलाया, बीजापुर गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो सोचो अब कब के हैं ये, कब बन गया था बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक, उसके टुकड़े हुए, फिर ये टुकड़े परेशान करते रहे किसको, मुगलों को सीधी टक्कर देते रहे। समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी हो गई, ठीक है। फिर गोलकुंडा में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, अगर कुछ हो सकता है तो। गोलकुंडा में क्या बताऊं आपको, वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडरों पर गोलकुंडा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। वारंगल सुना है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में पढ़ा था हमने वारंगल। उसके पुराने हिंदू खंडरों पर किस साम्राज्य की स्थापना हुई, गोलकुंडा की। हैदराबाद जाओगे ना कभी, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, गोलकुंडा का किला देख के आना। शाम को प्रोग्राम चलते हैं वहां पर, वो एक लाइट वाइट करके घोड़े की टाप की आवाज, मतलब वैसे ही दिखाते हैं कि हमला हो गया, कुछ इस तरह से एक प्रोग्राम चलाते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। तो जब भी हैदराबाद जाएंगे तो वो कार्यक्रम जरूर देखना, ठीक है। गोलकुंडा, अब गोलकुंडा में क्या बताऊं, कुछ खास जो मुझे लगता है कि कल आएगा, क्या बताऊं। मछलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था भाई गोलकुंडा में, और ये मछलीपट्टनम आप आगे चलकर पढ़ेंगे किसके समय में, जब उपनिवेशवादी आएंगे इस देश में तब पढ़ेंगे आप, ठीक है। एक है बीदर, बीदर की बरीद शाही, अमीर अली बरीद, जिसको कि दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है, अमीर अली बरीद को कहा जाता है। क्या मैं थोड़ी देर पहले भी, हाँ अमीर अली बरीद पहले भी बता दिया मैंने आपको, दक्कन की लोमड़ी। इसमें कुछ खास नहीं है, बताने लायक नहीं है। तो मैंने यहां तक आपको क्या कर दिया, बता दिया। टाइम कितना हो अभी, मेरे ख्याल से रोक दीजिए, थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं आपको।